नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। उत्तर प्रदेश में अब जब पहले चरण की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है तो बीजेपी के चुनावी चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में आ गए। आज अमित शाह ने बीजेपी के घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत की, मथुरा से की। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने वहां प्रभावी मतदाता संवाद किया और फिर गोवर्धन विधानसभा के सतोहा गांव में घर घर संपर्क के लिए पहुंचे। डोर टू डोर कैंपेन की तस्वीर आज दिन भर सुर्खियों में छाई रही। मथुरा के बाद अमित शाह का चुनावी कारवां गौतम बुद्ध नगर पहुंचा। वहां दादरी में अमित शाह ने घर घर संपर्क अभियान में हिस्सा लिया और फिर प्रभावी मतदाता संवाद में शामिल हुए। ग्रेटर नोएडा में अमित शाह ने गुर्जर वोटर्स को साधने की कोशिश की। वहां उन्होंने हुकुम सिंह गुर्जर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। अमित शाह ने अभी कल ही 250 से ज्यादा जाट नेताओं के साथ मुलाकात की थी और 5 दिन पहले वो कैराना में थे, जहां उन्होंने अखिलेश राज में हिंदू पलायन का मुद्दा उठाया था। इस बार पश्चिम यूपी में बीजेपी के लिए लड़ाई कड़ी मानी जा रही है और इसीलिए आज सवाल पब्लिक का है कि क्या शाह हैं तो यूपी संभव है? क्या अमित शाह के जरिए अब पश्चिमी यूपी को साधने के प्रयास में बीजेपी है? तो इसी के इर्द गिर्द आज ये पूरी डिबेट होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं टॉप 3 स्टोरीज के साथ। तो आज की पहली बड़ी खबर, पंजाब में कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर सीएम के चेहरे का ऐलान करेगी। पंजाब दौरे पर गए राहुल गांधी ने आज ये बयान दिया। मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच ठनी हुई है। आज की दूसरी बड़ी खबर, कोरोना की कोविशील्ड और कोवैक्सीन को खुले बाजार में बेचने की मंजूरी मिल गई है। डीसीजीआई ने वयस्कों के लिए दोनों वैक्सीन को बाजार में बेचने की इजाजत दी है। डीसीजीआई ने मंजूरी इस शर्त के साथ दी है कि क्लिनिकल ट्रायल के डेटा मुहैया कराने होंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर, 69 साल बाद आज फिर एयर इंडिया फिर से टाटा ग्रुप का हो गया और पिछले साल अक्टूबर में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी हासिल की। आज टाटा ग्रुप को एयर इंडिया में सौंपने की प्रक्रिया पूरी होने से पहले टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। और अब आज का सवाल पब्लिक का, बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई कठिन है, लेकिन अमित शाह को कठिन चुनावी लड़ाई को आसान बनाने का गुरु माना जाता है। अमित शाह ने आज मथुरा से लेकर ग्रेटर नोएडा के अपने अभियान में 2017 और 2022 का फर्क बताने की कोशिश की। राजनीति के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या? होना चाहिए। राजनीति के अंदर अपनी वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए सारे समाज को दरकिनार कर आगे बढ़ना ठीक है क्या? मित्रों, ये सरकारें चली जातिवाद परिवारवाद के लिए चली, तुष्टीकरण के आधार पर चली और भ्रष्टाचार का यहां चारों ओर बोलबाला था। तो उत्तर प्रदेश के लिए अमित शाह ने अब तक के सबसे बड़े कैंपेन को लेकर जो बड़ा दांव चला है वो जाटों को लुभाने वाला है। कल जाट नेताओं से अमित शाह की मुलाकात के बाद जयंत चौधरी पर डोरे डाले गए। जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ हैं और उन्होंने बीजेपी को लेकर कोई सकारात्मक संकेत कभी नहीं दिया। ऐसे में जयंत पर बीजेपी के नरम रुख पर सवाल उठना लाजमी है और सवाल ये कि क्या बीजेपी अपने डर को उजागर कर रही है? लेकिन यह भी सवाल उठता है कि चुनाव के बीच बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? कहीं जयंत को लेकर जाटों को कंफ्यूज करने का ये शाह प्लान तो नहीं? वैसे बीजेपी से आए संकेतों के बाद जयंत चौधरी ने भी अपनी स्थिति साफ करने में देर नहीं लगाई। जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा? आपके मान सम्मान की बात है। ये फैसले मैं अकेले नहीं लेता, बंद कमरे में नहीं लेता। बहुत तो इस बार उत्तर प्रदेश का जाट लैंड क्या करने वाला है, इस पर निगाह सबकी है। अमित शाह क्यों जाटों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे मैं आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ। पश्चिमी यूपी में जाट आबादी तकरीबन 15% है। जाटों का प्रभाव यूपी की 26 जिलों की 130 सीटों पर है। जाट बहुल 6 डिवीजन हैं, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा और अलीगढ़। और पश्चिमी यूपी के ही 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी।
पहला चरण यानी जाट बहुल क्षेत्र यूपी चुनाव का मोमेंटम तय करने वाला हो सकता है, क्योंकि इस वोटिंग में जिसे मोमेंटम मिलेगा उसका असर आगे आने वाले फेजेस में पड़ सकता है। जाटों को लुभाने के साथ साथ अमित शाह ने आज सीधे गुज्जर मतदाताओं से भी वोट मांगे। पश्चिम यूपी की तकरीबन 2 दर्जन सीटें हैं जहां गुज्जर वोटर्स प्रभावी हैं और जो किसी भी दल का खेल बना और बिगाड़ सकते हैं, ऐसी ताकत उनकी है। ये 2 दर्जन सीटें गाजियाबाद, नोएडा, बिजनौर, शामली, मेरठ, बागपत, सहारनपुर जिलों में हैं, जहां 20 से 70 हजार के करीब गुज्जर वोटर्स हैं। 2017 का गणित देखिए, बीजेपी के टिकट पर 5 गुज्जर विधायक जीत कर आए थे। और इन सभी समीकरणों को जब आप देखते हैं तो सवाल ये उठता है कि पश्चिमी यूपी को लेकर अमित शाह का प्लान क्या है। तो इसी के इर्द गिर्द आज ये पूरी बातचीत होगी। तो पहला सवाल यही कि पश्चिम से क्या यूपी को सेट कर लेंगे अमित शाह। दूसरा सवाल जिसके इर्द गिर्द बातचीत होगी, जयंत पर जाटों को कंफ्यूज करने का क्या ये प्लान है। और तीसरा सवाल, शाह के फॉर्मूले से क्या जाट गुज्जर सबके साथ सबका साथ बीजेपी को मिल पाएगा। तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज ये पूरी बातचीत होगी। अब आपका परिचय उन खास मेहमानों से करते हैं जो आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से नुपुर शर्मा जी हमारे साथ आ गई हैं। समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अजीज खान जुड़ गए हैं हमारे साथ। बीएसपी से सांसद मलूक नागर साहब हमारे साथ आ गए हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं चर्चा में। इसके अलावा किसान नेता कृष्णवीर चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं और पुष्पेंद्र सिंह जी भी आज चर्चा में किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं अब इस डिबेट की। नुपुर, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, जरा दर्शकों के लिए अमित शाह की स्ट्रैटेजी को डिकोड करिए। जिस तरह से अब इस पूरे कैंपेन में ऐसा लग रहा है कि अमित शाह ने पश्चिमी यूपी को अपना मिशन बना लिया है, किसी भी तरह से इसको साधना है। नमस्कार मीनाक्षी जी, आपको, को पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। कुछ सप्ताह पूर्व तो आपने पढ़ा ही होगा सुर्खियों में कि किस तरीके से 3 हमारे राष्ट्रीय नेता, दिग्गज नेताओं को हमने एक सुपरवाइजरी तौर पे उत्तर प्रदेश में एक ड्यूटी सी लगी है, जिसमें हमारे माननीय गृह मंत्री भाई अमित शाह जी अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज का सुपरवाइजर और ऑब्जर्वर की तरह काम करेंगे। उसी तरीके से माननीय राजनाथ जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी की ड्यूटी भी लगी है। तो जाहिर सी बात है, हर चुनाव के अंदर हमारे तमाम दिग्गज नेता, स्थायी नेता उतरते ही हैं, कैंपेन करते ही हैं, तो वो तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं। चलिए, ये तो आप ड्यूटी बता रही हैं, लेकिन सवाल जो जिस पर सबसे ज्यादा नुपुर उठ रहा है, जिस तरह से जयंत चौधरी के लिए कहा जा रहा है कि व्यक्ति सही है लेकिन गलत जगह उन्होंने चुन ली है, हम तो चाहते थे कि हमारे साथ आए। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है, इसके क्या मायने हैं, इसे लेकर लगातार चर्चाएं गर्म है। लेकिन डॉक्टर अजीज खान, मीनाक्षी जी, मैं मानती हूँ, मैं आती हूँ लेकिन डॉक्टर अजीज खान, जिस तरह से अमित शाह ने पश्चिमी यूपी को अपने टारगेट के रूप में लिया है और जैसे वो जुट गए हैं, चाहे कल 200 प्लस जाट नेताओं के साथ मुलाकात करना, कैराना जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, गुज्जर नेताओं से मिल रहे हैं, इस पर अब आपकी जवाबी स्ट्रैटेजी क्या होगी? अमित शाह तो मिशन मोड में है। देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा है, इसमें कोई रणनीति बनाने की आवश्यकता मैं समझता हूँ। और बीजेपी ने इतना काम किया है किसानों के लिए, जाटों के लिए, बेरोजगारों के लिए, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतनी घबराहट क्यों है कि भाई जयंत जी आप मेरे साथ आ जाओ, चुनाव के बाद आ जाओ, चुनाव के पहले आ जाओ, जाट वोट की बैठक, गुर्जर वोट की बैठक, जातिगत बैठक, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर घबराहट है। बीजेपी सरेंडर कर चुकी है और इसने सरेंडर कर लिया। इनको यह एहसास हो गया कि 2022 का चुनाव अब हमारे हाथ से निकल गया। आज सम्मान की बात करते हैं, जाटों के सम्मान की बात करते हैं। उस वक्त सम्मान जयंत जी को लाठियां जिनके ऊपर भानी जा रही थी, उनको मारा गया, काटा गया, जिस तरीके से उन पर अटैक किया गया, उनकी जान लेने की कोशिश की गई, कहां थे उस वक्त? जाट नहीं याद आ रहा था, किसान नहीं याद आ रहा था। उस वक्त किसानों जब कीलें लगाई जा रही थी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी आप कह रहे थे, अब किसान ध्यान में नहीं था। राकेश टिकैत जी जो किसानों के आंदोलन में अगुवाई कर रहे थे, उनको क्या नहीं किया, रुलाया है आपने, रुलाया है। उस वक्त याद नहीं आया? 750 किसान शहीद हो गया। बैठक करना तो अच्छी बात है, 750 किसानों के परिवारों के साथ बैठक कर लेते, उनके आंसू पोंछ लेते आप। उस वक्त नहीं याद आया? वो बैठक आपने नहीं किया। आप जो ढोंग कर रहे हैं, पहली बात, और ये समझिए कि किसान समझ गया है, जाट समझ गया है, उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है कि
ठीक है माननीय अमित नुपुर, शाह जी झूठ फटाफट एक बोला रिएक्शन ये। बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। जो डॉक्टर अजीज खान कह रहे हैं, जाट उस बात को समझेंगे या कल की मुलाकात में जो अमित शाह ने एक भावनात्मक अपील की है, एक भावुक अपील की है, जाट उस पर भरोसा करेंगे? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, अगर एक राजनीतिक दल और उसके, मैं बोल सकती हूँ, अगर एक राजनीतिक दल और उसके दिग्गज नेता अगर जनता के बीच में उतरेंगे ही नहीं तो वो नेता कैसे? हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि परिवार की गद्दी हमारे हाथ में आ गई तो नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। शायद उसी भाव से हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जो भी लिखा है, बोला है, वो बोला है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, इनको बड़ी किसानों की चिंता हो रही है। मुरादनगर में 2014 में अखिलेश यादव ने डंडे बरसा दिए थे किसानों पे, जिनमें जाट किसान भी थे, तब इनको जाटों के लिए इनका दिल नहीं पसीजा। किशनपुर में 2016 के अंदर भी डंडे बरसा दिए थे, अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, तब भी इनका दिल नहीं पसीजा। आज एकदम से दिल पसीजा है। ये जो समाजवादी पार्टी का MY का कॉम्बिनेशन है मुस्लिम यादव, इसमें जे क्यों नहीं है? कैसे नहीं है? मैं याद दिलाती हूँ आपको, मुजफ्फरनगर के दंगे याद होंगे सबको। सारे जाट भाइयों को, जाट समुदाय के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को, यहाँ तक के महासभा के लोगों को भी इन्होंने जेल के पीछे भेज दिया। लेकिन नुपुर, उनसे नाराजगी थी, इसीलिए तो 2014, 2017 और 2019 में, इसीलिए तो 2014, 17 और 19 में आपकी तरफ आ गए ना। अब लेकिन कहीं ना कहीं ये भय आपको भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे छिटक जाएंगे या नाराजगी है, तो इसीलिए समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है, इसी बात की चिंता है ना? बात सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए ना, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। पहले तो मैं अपने समाजवादी पार्टी के जो जाट नहीं है, वैसे आज मैं जितनी डिबेट्स पे बैठी हूँ इस मामले पे, मेरे को एक भी जाट प्रवक्ता नहीं मिला, ना RLD से ना समाजवादी पार्टी से। तो आज ये समझना बहुत जरूरी है कि जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तो जाट समुदाय के दिग्गज नेताओं को जेल में डालने वाले कौन थे? अखिलेश यादव। और ये भी ना भूला जाए कि लेकिन नुपुर देखिए ना, अब यही बात है ना नुपुर, अब आप कह रही हैं कि कोई प्रवक्ता यहाँ पे जाट प्रवक्ता आपको नहीं दिख रहा, लेकिन जाट नेता जब अमित शाह जी से मिले तो उन्होंने भी तो ये शिकायत गिनवा दी ना कि कोई भी कैबिनेट में जाट मंत्री नहीं है, उन्होंने भी ये शिकायत गिनवा दी। बहरहाल लौटूंगी, ठीक है, एक बार सब लोग रिएक्शन दे दें, ठीक है, मैं लौटूंगी। नहीं, यही बात तो उन्होंने गिनवा दी ना कल। सुनिए तो नुपुर जी, यही बात तो गिनवा दी ना कि कैबिनेट में कोई मंत्री नहीं है, इस पर नाराजगी दिखा दी, ठीक है। लेकिन मैं आप BSP से जोड़ना चाहूंगी, सांसद मलूक नागर जी भी हैं, आऊंगी नुपुर, कंप्लीट करिएगा, बात कंप्लीट होने दीजिए, आप करिएगा नुपुर, एक बार मैं सबका रिएक्शन ले लूं, डिबेट ओपन कर रही हूँ। यहाँ पर सवाल अब आपसे है मलूक नागर जी, अंत में परिस्थितियां अब ऐसी दिखाई दे रही हैं ग्राउंड पर कि एक बार फिर चुनाव के सारे समीकरण आकर टिक गए हैं जाति पर, और हर वर्ग को जो है यहाँ पर साधने की कोशिश हो रही है। मलूक नागर, मीनाक्षी जी, आप मेरी एक पॉइंट कंप्लीट करें। मैं आऊंगी ना नुपुर आपके पास, एक बार सबका सबसे रिएक्शन नुपुर जी को कहो ये बंद हो, सबसे रिएक्शन ले लूं। नुपुर जी को बोलो प्लीज बंद हो। देखिए, जाति की बात तो देश में होती रही है और उत्तर प्रदेश में खासकर, इवन माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होकर कहते हैं पिछड़ों में से हमने इतने मंत्री बनाए, दलितों में से हमने इतने मंत्री बनाए, बात नहीं बोल पाए हैं। मैं आपको समय दूंगी, आप उस टाइम कंप्लीट कर लीजिए। मंत्री जी ने जाटों को मैं आपके पास आऊंगी ना, मैं आपके पास लौट रही हूँ, अभी 4 लोग नहीं बोल पाए डिबेट में, प्लीज रुकिए, गुजरों के बीच में थे। अभी आपने जो कहा है जाट 15% है, जाट 15% है, तो जाट माफी चाहता हूँ 17% है, और गुजर 16% है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 जातियां हैं, जाट और गुजर और दलित और मुसलमान। और ये जो समाजवादी और RLD का गठजोड़ है प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि 2013-14 के दंगे मेरी लोकसभा में है, वो खटास कहीं बाकी है। इसीलिए पिछले लोकसभा के चुनाव में चौधरी जैन जी, चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव नहीं जीत पाए थे। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाने की RLD की जो मांग रही है, और जो समाजवादी इसके 100% खिलाफ रही है, 2 कारणों की वजह से अप्राकृतिक गठजोड़ है। बीजेपी इसका फायदा उठाना चाहती है, और कांग्रेसी जब गन्ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, जब गन्ने पे हम बात कर रहे होते हैं, कांग्रेसी सांसद अपने नेताओं की सुरक्षा मांग रहे होते हैं, RLD का कोई है नहीं और समाजवादी का गन्ने पे कोई बोलता नहीं है। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का नाराज है वो जाटों का वोट और मुस्लिम कैंडिडेट बहुत दिए वो, ये सब इकट्ठे होकर हमें मिलने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा फायदा हमें होगा और ये लोग देखते रह जाएंगे, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की शुरुआत हमारी BSP की बहुत मजबूती से होगी। चलिए, दावे आपके सबके अपनी जगह, लेकिन कल की बैठक से लेकर अब तक जो बदला है और परिस्थितियां क्या दिखाई दे रही हैं, इस पर मैं अब दोनों किसान नेताओं के रिएक्शन चाहूंगी। कृष्णवीर चौधरी जी और पुष्पेंद्र जी, अब आपकी बारी है। देखिए, कल जब अमित शाह जाट नेताओं से मिले तो उन्होंने ये कहा कि हमें झोली भरकर आप लोगों ने समर्थन दिया है इससे पहले,
तो घर की बात अब घर में ही रहे, अखिलेश यादव को वो बाहर ही बता रहे हैं। यहां तक कह रहे हैं कि जाट नेताओं को राष्ट्रवाद से हमने जोड़ने की कोशिश की। अमित शाह ने यह भी कहा कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन दिया, सेना में सबसे ज्यादा जाट है, धारा 370 को हटाया, अपनी तमाम उपलब्धियां वो गिना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अब घर की बात घर में ही रहे। इन बातों का, इस भावनात्मक अपील का पुष्पेंद्र जी, क्या जाट इसे मानेंगे? क्या वो इन बातों से कन्विंस होंगे? देखिए मीनाक्षी जी, इसी प्रकार की बैठक पहले भी जब जाट आरक्षण खारिज हो गया था 2015 में, तो प्रधानमंत्री आवास पर जाटों को बुला करके आश्वासन दिया गया था कि मोदी साहब ने कहा था कि मैं जब हरियाणा का प्रभारी था, मैं एक हफ्ते में 5 दिन 6 दिन जाटों के घर पे भोजन करता था, मैंने आपका नमक खाया है और मैं आरक्षण हर हालत में दूंगा। वो काम नहीं हुआ। उसके बाद इसी तरह की एक बैठक 2017 के चुनाव से पहले अमित शाह जी ने पुनः की थी चौधरी बीरेंद्र सिंह जी की कोठी पर। तब भी कहा था हम जाट आरक्षण आपको देंगे, लेकिन वो नहीं किया गया। पहले जब कैबिनेट में 4-4, 5-5 कैबिनेट स्तर के मंत्री जाट होते थे, आज एक भी नहीं है, ये बात भी उठाई गई है। और जो टेनी का इस्तीफा जिसने जीप के नीचे कुचला, वो काम अभी तक नहीं हुआ है। और मुकदमे वापसी का, मुआवजे का और एमएसपी की लीगल गारंटी का ये मुद्दे भी अभी खड़े हुए हैं। एक तरफ तो ये है, लेकिन फिर भी भाजपा द्वारा अपने जो अभी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 90% किसान आंदोलन में भी जाट ही थे, तो और जाट जाति जो है 90-95% खेती में ही लगी हुई है, तो उनके को बुला करके उनके गुस्से को शांत करने की एक कोशिश तो हुई कम से कम। ठीक है, इसका एक संदेश पॉजिटिव जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं तो निवेदन करूंगा कि समाजवादी पार्टी और लोकदल भी ऐसी बैठक किसान नेताओं की जिनके बलबूते पर एक हवा बनी है, जिसका पुष्पेंद्र जी इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि कम से कम नाराजगी थी तो उसको ठीक करने के लिए समझाने की कोशिश हुई है। कृष्णवीर चौधरी जी, आप इस बात से सहमत हैं? मैं केवल 10 सेकंड ये कह रहा हूं कि इसी तरह की कोशिश समाजवादी पार्टी और लोकदल की पॉइंट टेकन सर, आपका पॉइंट ले लिया। जो है कृष्णवीर जी, आप पुष्पेंद्र जी की बात से सहमत हैं? मीनाक्षी जी, देखिए, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले शांति और कानून की व्यवस्था को हर किसान चाहता है, और जो हालात भुगते हैं 2017 तक, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने भुगते हैं। उसमें जाट भी, गुजर भी, त्यागी भी, सभी लोग उसमें रहे हैं। और जिस तरीके से 6100 नौजवानों के खिलाफ फर्जी मुकदमे कायम करवाए गए थे, वो भी उत्तर प्रदेश के किसानों के नौजवान बच्चों के खिलाफ ही कराए गए थे। वो समाजवादी पार्टी ने किए थे, अमेरिका के किसी ने नहीं किए। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, और वो अभी तक मामले जो है धीरे धीरे निपटाए जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। और दूसरा कहना यह है मेरा कि जब चुनाव आता है तो वोट के लिए किस किस तरीके की बात करी जा रही है। इस देश की सीमा पर किसानों के बच्चे रक्षा करते हैं, और पाकिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तान की आईएसआई हमारे बच्चों पे हमला कराती है, हमारे नागरिकों को मरवाती है, और वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान। और आप जो है उसको पाकिस्तान प्रेम दर्शाते हो। भैया, ये देश के आप नागरिक हो, या पाकिस्तान का प्रेम दर्शाना आपके लिए शोभा नहीं देता। ये किसी भी सर, मेरा सवाल ये है, पश्चिमी यूपी को लेकर अमित शाह जो स्टेप्स ले रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं, एक मिशन मोड में दिखाई दे रहे हैं, क्या उससे जाट नेता, जाट किसान और जाट वोट जो है वो कन्विंस होगा? देखिए, जो सवाल थे और जो बात थी, उस सब पर खुले मन से चर्चा हुई है। एक मैं और बता दूं, पुष्पेंद्र ने जितनी बात रखी है, गन्ने के ऊपर 14 दिन में ब्याज नहीं मिलता किसानों को, और ये जो सवाल है, ये भी एक सवाल उठा, और इसमें उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र हमारा पढ़ लीजिए। ठीक है, हर्षवर्धन जी, जो पूरी परिस्थिति अब यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, उनकी जो स्ट्रैटेजी थी मुस्लिम प्लस जाट, उसको साथ लाने की, उसको साधने की, उस पर एक कह ले अटैक या उसे तोड़ने की एक स्ट्रैटेजी में अमित शाह दिखाई देते हैं। पश्चिमी यूपी को लेकर चाहे कैराना में जो कदम उठाया हो, चाहे मथुरा में जिस तरह से वो जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, पश्चिमी यूपी का ये जो मिशन अभी अमित शाह का है, इसे देखकर क्या माना जाए कि क्या इसके जरिए पूरे उत्तर प्रदेश को साधने की अब कोशिश दिखाई दे रही है बीजेपी की तरफ से? देखिए मीनाक्षी, सबसे कठिन मोर्चा अगर साध लिया जाए
चाहे वो राजनीति हो या निजी जीवन हो, तो आसानी हो जाती है। मुश्किल थोड़ी सी, जिसको हम कहते हैं ना कि आगे जो बड़ी मुश्किल आएगी तो वो कम हो जाती है। और इसमें कहीं कोई बहस नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2022 के चुनाव में पहला और दूसरा चरण, अब इसके नाम वापसी भी पहले चरण की तो हो गई, अब तो ये भी हो गया कि जो नामांकन करने की तारीखें हैं वो भी खत्म हो गई, नाम वापसी हो गई, समीकरण सध गए। यहां तक कि अगर हम ध्यान से देखें तो जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल जाट मुस्लिम समीकरण की बात कर रही है, उन्होंने प्रत्याशी तक उस लिहाज से नहीं दिए। और कई बार होता है ना कि आप घाव मत पूरे दिए। अमित शाह क्या किसी का घाव याद दिलाएंगे? अगर कैराना से आपका प्रत्याशी इस स्थिति में रहे और उसके समर्थक की बयानबाजी इस तरह की हो, तो किसी को घाव याद दिलाने की जरूरत नहीं होती। तो निश्चित तौर पर जब ये बात होगी तो उसको लाभ भारतीय जनता पार्टी लेती हुई दिखेगी। लेकिन यहां मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। इस पूरे आंदोलन में जब 700, 800, 900 किसानों की शहादत की बात की जा रही, तो क्या किसी एक जगह ऐसा वाकया किसी के ध्यान में है कि केंद्रीय पुलिस बल ने या दिल्ली पुलिस ने किसी को पीट के मार दिया हो? एक वाकया ध्यान में नहीं। क्या किसी एक जाट पर पुलिस ने लाठी चला दी हो, किसी को मार दिया हो? हाँ, राकेश टिकैत भले धमकी देते रहे, और जो लाल किले पर भी हुआ था उसमें जाट शामिल नहीं थे, उसमें निश्चित तौर पर खालिस्तानी एलिमेंट थे, इसमें कहीं कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन एक बात का सवाल, उस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है, जो 300 के आसपास जिसमें बहुतायत जाटों के घरों के लोग थे, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उन पुलिस वालों से मिलने गृह मंत्री के अलावा और कौन गया था? ठीक है, क्या बड़े सवाल आपने यहाँ पर उठाए, लेकिन नुपुर, जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, सिर्फ अमित शाह ही चुनावी मैदान में नहीं है, बल्कि योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह भी पश्चिमी यूपी के मिशन को साधने के लिए मैदान में दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी यूपी क्यों अब आप लोगों के लिए एक बड़ी स्ट्रैटेजी है या एक बड़ी चुनौती है? इस समय चुनाव से ऐन पहले जो बल वहां पर दिखाई दे रहा है जमीन पर, अपने सबसे बड़े नेताओं को उतारकर, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वहां पर स्थिति खराब अगर होती है तो ये एक बड़ी चुनौती आगे आने वाले फेजेस में आपके सामने रहेगी। मीनाक्षी जी, एक तो मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी, अगर मैं कोई पॉइंट बोल रही हूँ तो पूरा बोलने की प्लीज मुझे परमिशन दीजिए। इफ आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट ट्वाइस ओवर, आप इतना तो कम से कम कर्टसी रखिए। मैं किसी के ऊपर नहीं बोलती अपनी डिबेट। अब एक बात मेरी सुन लीजिए, सबसे पहले मैं आपकी बात सुन ली। ठीक है नुपुर, एक बात सुन लीजिए बस मेरी। देखिए, मैं भी एक शो कंडक्ट कर रही हूँ, मेरे साथ मेरे 5 पैनलिस्ट और बैठे हैं। अब अगर मैं सारा समय आपके पास रहूंगी तो बाकियों की बात नहीं आ पाएगी। मैंने आपकी बात को विनम्रता से सुना, अब आप भी अपना जवाब कंप्लीट करिए। मैं अब आपके पास आई हूँ, आपका समय है, बोलिए। मेरे हिसाब से, क्योंकि आप मेरे ऊपर लगातार बोल रही थी कि हमारी मिनिस्ट्री में कोई जाट मंत्री नहीं है। संजीव वालिया, मैं दोबारा पूछ लूंगी आपसे सवाल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपका जवाब दे दिया है। अब आपको समय दे रही हूं, आंसर करिए। मैंने आपका जवाब दे दिया है। संजीव वालिया जी क्या है? क्या वो मोदी कैबिनेट में नहीं है? क्या वो जाट नहीं है? इनफैक्ट अपने एरिया के, अपने क्षेत्र के बहुत बड़े मंत्री हैं। नुपुर जी, ये सवाल मेरा नहीं था। जो जाट नेता आपसे अमित शाह जी से मिलने कल गए थे, ये सवाल उनका था। मैंने उनके हवाले से सवाल आपसे पूछा। अब आप मेरी, अब आप एक फैक्चुअल करेक्शन तो मैं, अरे अब तो मुझे बोलने ठीक है सर, एक सेकंड रुकिए, एक एक करके तरीका नहीं है ये। मैं किसी के ऊपर नहीं बोलती, तरीका नहीं है। ऐसे डिबेट करानी तो बाकी सबसे करना। नागर साहब प्लीज रुक जाइए। नागर साहब एक सेकंड रुकिए, अभी नुपुर कंप्लीट कर ले, मैं आपके पास ही आऊंगी उसके बाद। ठीक है, एक पॉइंट जो बहुत देर से मैं बोलने की कोशिश कर रही थी, साफ सी बात यह है कि मुजफ्फरनगर दंगों के समय, अब मीनाक्षी जी बोलने दीजिएगा मुझे, जाट समुदाय के लोगों को जेल में भरना, मेरे से पहले हमारे साथ 2 हमारे जाट किसान नेता बैठे हैं, उन लोगों ने बात साफ सार्वजनिक करी है। क्या ये भूल सकते हैं समाजवादी पार्टी ने क्या ऐलान किया था कि मुसलमान युवा जो मुजफ्फरनगर दंगों में जिनके ऊपर केस दर्ज है वो वापस ले लिए जाएंगे, उन्हें जेल से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। ये ऐलान आज समाजवादी पार्टी का बहुत दिल पसीज रहा है हमारे जाट समुदाय के लोगों के लिए, किसान समुदाय के लोगों के लिए। ये ऐलान उन्होंने हमारे जाट समुदाय के लोगों के लिए क्यों नहीं किया? क्या जाट समुदाय से आने वाला युवा नहीं होता? और रही बात किसानों की, आप कुछ भी कह लीजिए, अभी हम बहुत सुन रहे हैं गन्ना भुगतान, गन्ना मूल्यांकन भुगतान, इतना सुनने को मिल रहा है। केवल 90,000 करोड़ तक का भुगतान क्यों किया था इनकी सरकार ने, अखिलेश जी की सरकार ने? जब 1.5 लाख करोड़ का भुगतान योगी जी की सरकार 5 साल में कर सकती, जो 60% इंक्रीज है, तो अखिलेश जी को क्या रोका? किसने रोका? और सिंचाई योजना की बात करूं तो केवल 1 लाख हेक्टेयर क्यों सिंचाई योजना के अंतर्गत आ रहा था अखिलेश सरकार में, जबकि वही सिंचाई योजना को बढ़ा के 22 लाख हेक्टेयर तक लेके गई योगी सरकार। मैं बहुत सारे ऐसे आपको आंकड़े दे सकती हूँ। अगर एमएसपी की खरीद की बात कर दूं तो धान में 200% इंक्रीज आया है,
गेहूं में ठीक है। 225% इंक्रीज आया है योगी और मोदी सरकार के अधीन। चूंकि MY कॉम्बिनेशन में जे आखिरकार है कहां? और ठीक अगर है। आप बात कर रही हैं तो मैं ठीक है। इतना आपको याद दिला दूं, कोई भी चुनाव हो, हमारे बड़े दिग्गज नेता आज इलेक्शन कमीशन के चलते वक्त मैं इतना बता दूं तो जो परमिटेड वे ऑफ कैंपेनिंग है वो तो हम करके रहेंगे। अब या ठीक तो है। मैं अखिलेश यादव जी की तरफ बोलूं, वर्चुअल से मुझे लगा कि इकट्ठी कर लूं पूरी रैली में भीड़ और वो मीडिया दिखाएगी, मुझे तो लगा वर्चुअल से। वैसे कहने को ऑस्ट्रेलिया के पड़े हुए हैं, ठीक है। कहने को मैं बहुत कुछ गिनवा सकती हूँ, कैसे जाटों के। अब नुपुर, आपके इन जाटों के सवालों पर समक्ष डॉक्टर अजीज खान का मैं जवाब समाजवादी लूंगी। पार्टी का कोई वजूद नहीं है। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, नुपुर के सवालों को तो आप जवाब दीजिएगा ही, लेकिन इस बीच हमारे पास यूट्यूब से भी एक सवाल आया है और यूट्यूब के जरिए मनोज कुमार सिंह ने यह सवाल पूछा है, मुजफ्फरनगर दंगों के समय जयंत चौधरी कहां थे? अब आपके साथ गठबंधन में है तो ये सवाल मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। देखिए मीनाक्षी जी, अभी मैं नुपुर जी को सुन रहा था, आपने थोड़ा सा बोलने नहीं दिया। ये किस कदर तिलमिला गई थी, झूठ के लिए, झूठ बोलने के लिए परेशान। इनके पास झूठ बोलने के अलावा कुछ है ही नहीं। ये झूठ का झोला जैसे माननीय अमित शाह जी लिए घूम रहे हैं, ऐसे इनके प्रवक्ता भी लिए घूम रहे हैं। मैं तो कह सकता हूं कि इनके ऊपर की सिर्फ ये समझ लो आप, ये दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं। ये बीजेपी के सारे लोग अपने चेहरे पर दोहरा नकाब रखते हैं, दोहरे नकाब वाले लोग हैं। ये कब क्या कहें और इनका चेहरा क्या है, ये लोगों को पता नहीं चल पाएगा। इन दिनों तो सर सबके चेहरे पर कोविड वाला नकाब आ जाए तो बेहतर होगा। अभी वक्त की जरूरत कोविड के लिए, कोविड वाला मास्क का भी वक्त की जरूरत है। सवाल नहीं, अरे सुनिए ना, क्या है ना, इनके पास आज 5 साल में बताने की उपलब्धियां नहीं है। अरे भैया, बेरोजगारी की बात करते क्यों नहीं है? आप किसानों के आय की बात क्यों नहीं करते? महंगाई पर बात क्यों नहीं करते? क्यों आप धर्म की बात करते हैं? और रही बात पलायन की, मैं कह रहा हूं कैराना में कोई पलायन नहीं हुआ था, और अगर पलायन ही देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में 5 साल में बहुत बड़े स्तर पर। डॉक्टर अजीज खान, आप कैराना का मुद्दा बार बार घुमाकर लेकर आते हैं, लेकिन फिर सवाल वही है ना, जनता का मैंडेट किसके पास गया? मैंडेट किसके पास गया? आप जो दलील देते हैं अजीज खान जी, जो दलील आप देते हैं, जनता का मैंडेट किसके पास था? बात चाहे 2014 की हो, 2017 की हो, 2019 की हो, मैंडेट किसके पास गया? मीनाक्षी जी, मेरी बात कंप्लीट हुई, मैं तो कह रहा हूँ ना, वो कोई प्लान नहीं, फर्जी आंकड़ा, फर्जी लिस्ट पेश किया गया। आप प्लान हो रहा है असली में, ये जो अभी जो शासन सत्ता जिसका चल रहा है, इसके रेज्यूम में बड़े स्तर पर प्लान हुआ है। जो बेरोजगार है, वो बेरोजगार युवा उत्तर प्रदेश छोड़कर भागा। आप जिन आंकड़ों की और जिन लिस्ट की बात आप कर रहे हैं डॉक्टर अजीज खान ने, आप बहुत इंपॉर्टेंट और एक संवेदनशील बात कर रहे हैं। आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसपे लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हैं, इसलिए मेरे को आपसे ये पूछना जरूरी है। जब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा पलायन नहीं हुआ, तो जो लोग इस वक्त अमित शाह से मिल रहे हैं, जो जिनसे वो बात कर रहे हैं, वो सारे लोग फर्जी हैं क्या? अगर आपके पास ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है तो मैं उसी बात से कह रहा था। हाँ या ना में जवाब दीजिए सर, हाँ या ना में। क्या वो लोग फर्जी हैं? क्या वो लोग फर्जी हैं? क्या वो लोग फर्जी हैं जो गृहमंत्री के पास मिलने गए हैं? उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, ये अपनी उपलब्धियों को लेकर क्यों नहीं जाते? नहीं डॉक्टर अजीज, एक सेकंड, नुपुर बस आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर अजीज, पहले मुझे हाँ या ना में इसका जवाब दीजिए, क्लैरिटी दीजिए। अगर आपने एक ऐसे मुद्दे को छुआ है, पलायन का दर्द लिए जो लोग घूम रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो फर्जी हैं, बताइए इस बात को, हाँ या ना में जवाब दीजिए। जो बात मैं कह रहा हूं, ये फर्जी आंकड़ा उस वक्त हुकुम सिंह साहब ने भी कहा था कोई पलायन नहीं हुआ। जो ये लिस्ट है, ये फर्जी लिस्ट। अब वीडियो उनका निकाल करके देख लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है। उन्होंने कहा था कोई प्लान नहीं हुआ। प्लान जो लोग कह रहे हैं, कौन लोग हैं जो फिर स्टेटमेंट देखिए, कौन लोग हैं फिर जो अमित शाह जी से मिल रहे हैं? देखिए, इन्होंने 2-3 इल्जाम लगाए, हमारे को झूठा बताया। अब ये कहेंगे कि शामली का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी झूठा है, शामली कोर्ट में का पलायन हुआ। अब ये कहेंगे NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी झूठी है। NHRC ने योगी सरकार को बकायदा नोटिस इशू करके बोला पलायन हो कैसे रहा है, सब झूठे हैं। अब हमारे दिल में आग और मुंह पे गुलाब बता दिया इन्होंने। इनके हाथ में तो बारूद और बंदूक है और दिल में नफरत। और न बता दी थी वो कोई मारने वाले कौन थे? समाजवादी पार्टी के गुंडे। और ऊपर से ये किसने कहा था कि अभी तो कम मारे हैं और मारूंगा कार सेवक? समाजवादी पार्टी के गुंडे। ये मुजफ्फरनगर में हुए दंगे किसने करवाया था? समाजवादी पार्टी के संरक्षण में समाजवादी पार्टी के गुंडे। अब पुष्पेंद्र जी, नहीं, आंकड़े की बात करूंगी। आपको बता दूं तो सरकारी आंकड़ा कहता है केवल नौकरी नहीं, योगी सरकार के अधीन। नुपुर, ये पलायन वाला जो बिंदु है, नुपुर मैं आपके पास आऊंगी, ठीक है? आपको आंकड़े दीजिएगा जो आप देना चाह रही हैं। नुपुर, अब आप ये आंकड़े दीजिएगा, लेकिन ये पलायन वाले बिंदु पर मैं चाहूंगी कि हमारे साथ जो पैनल पर किसान नेता है, मैं उनका रिएक्शन भी जरूर लूं। पुष्पेंद्र जी,
डॉक्टर अजीज खान ये कह रहे हैं कि पलायन नहीं हुआ, सब कुछ फर्जी है। तो जिन लोगों से अमित शाह मिल रहे हैं उन लोगों की विश्वसनीयता पर भी उनके मन में सवाल है, उन्हें फर्जी बता रहे हैं। आपका अनुभव क्या है, बताइए। देखिए, ऐसा है कि ये पलायन के विषय पे ना बोलते हुए मैं तो गन्ने के विषय पे बोलना चाह रहा हूँ। जो गन्ने वाली बात उठी और जो हमारी बहन नुपुर शर्मा जी ने कहा कि मंत्री हैं, नहीं पुष्पेंद्र जी, लेकिन पलायन को लेकर अगर एक ऐसा मुद्दा जिसमें जिन लोगों ने अपना घर बार छोड़ा है, जो तकलीफ में रहे हैं, जिन्होंने परेशानियां झेली हैं, क्या उनके हक की बात नहीं होनी चाहिए? नहीं, अगर कोई पलायन हुआ है तो सरकार उस पर कार्रवाई करे। अगर एक ऐसा दल जो सत्ता में रहा है उत्तर प्रदेश में वो कह रहा है कि ऐसा हुआ ही नहीं है, तो सवाल नहीं पूछा जाएगा क्या इस बात पर? ऐसा है, इस किस्म की कोई रिपोर्ट एक्सप्रेसली किसी भी पटल पे नहीं आई है कि भाई ये पलायन हुआ है, कहीं कोई साबित नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई है भी, किसी की शिकायत है, तो उसकी शिकायत लेकर के और उसको करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं लेकिन दो मुद्दे उठाना चाह रहा हूँ। जो कैबिनेट मंत्री की बात आई थी, एक मिनट मुझे, जो कैबिनेट मंत्री की बात हमने की थी, वो राज्य मंत्री है संजीव बालियान जी, हम कैबिनेट मंत्री की बात कर रहे थे। और दूसरा जो गन्ने की बात है, गन्ना हमारे बड़े भाई मलूक नागर जी बैठे हुए हैं, जो विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष सब कुछ रह चुके हैं, उनको व्यापक अनुभव है। और उनकी सरकार में, बसपा में 90% से ज्यादा बढ़ी थी जो है गन्ने का रेट। इनकी सरकार में समाजवादी में 23-24% और इनकी सरकार में यानी कि बीजेपी में केवल 11% बढ़ा है। पहले गन्ने का मूल्य कम था, प्रोडक्शन कम था, मूल्य को प्रोडक्शन से गुना करके फिगर बनती है, इसलिए आपकी फिगर ज्यादा आती है। लेकिन बकाया ज्यादा अभी भी खड़ा हुआ है, बकाया का प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आपने जो रेट बढ़ाया था बसपा सरकार से, केवल 10% के आसपास बढ़ाया, 1/10 बढ़ाया है, और उन्होंने 90% बढ़ाया था। आप भी बढ़ा देते, आपने तो वायदा भी किया था 400 रुपए का रेट देंगे। तो ये सारे सवाल यहाँ पर यही है कि जनता के हक की जहां पर बात होनी चाहिए, उससे इतर ये तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं कैराना की, ये उसी समय की तस्वीरें हैं जहां यहाँ पर मकान बिकाऊ है या पलायन की खबरें सामने आई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि तब से अब तक इतने वर्ष बीत गए, लेकिन आज फिर चुनाव में ये मुद्दा एक बार सतह पर आ जाता है। मलूक नागर जी, जब नेता इन मुद्दों पर टिप्पणी करते हैं, जनता की भावनाओं को छूने के तमाम प्रयास करते हैं, तो सच बोलने से क्यों बचते हैं? मीनाक्षी जी, नुपुर नागर जी बोलने पर। मीनाक्षी जी, देखिए, जो ये पलायन का विषय है, इस पे समझना पड़ेगा। हो सकता है कैराना से कुछ लोगों का पलायन हुआ हो, लेकिन ये भी हो सकता है कई जगहों से मुस्लिम भाइयों का भी पलायन हुआ हो। तो मैं कहता हूं, इसको छोड़ो, पलायन को, हिंदू मुसलमान को छोड़ो, पाकिस्तान हिंदुस्तान को छोड़ो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, गन्ने का है, किसान है, इस पे चर्चा करो। गन्ने पे समाजवादी ने कभी पार्लियामेंट में कुछ नहीं उठाया, आरएलडी है नहीं, बीजेपी वाले चुप बैठे थे। 4 साल में सिर्फ 3% रेट बढ़ाया है और हमारी सरकार ने बहुत बड़ा रेट बढ़ाया है। जो नुपुर जी कहती हैं हमने इतनी देनदारी करी, 2002 में गन्ने का रेट 100 के 125 था, अभी 325 है। तो जो 3 गुना कीमत बढ़ गई है, तो इनको देनदारी 3 गुना करनी पड़ेगी। तो जो 50,000 का 1.5 लाख करोड़ ऑटोमेटिक हो गया, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का, जिनमें जाट है, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, लोहार, कुम्हार और कुर्मी, पटेल, भूमिहार, राजभर इधर नहीं है। ये 65-66% है और पिछड़ों में खासकर जाट और गुजर हैं। जो आपने अभी बैठ करके कहा है गुजर 40,000 से 1 लाख तक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट पे 1.5 लाख से लेके और 3 लाख तक गुजर है। और जो जाटों के लिए कहा आपने 15% है, जाट 17% है। असलियत में पिछड़े डिसाइड करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश को। और इसलिए आज अमित शाह जी गुजरों के क्षेत्र में थे, कल जाटों की मीटिंग बुलाई है। तो मुद्दों से भटकाओ मत, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, पलायन, इसमें मत जाओ। किसानों पे आओ, गन्नों पे आओ, रोजगार पे आओ, उद्योग पे आओ, और जो ठीक है सर, आपका पॉइंट मैंने लिया, तरक्की कर सके। ठीक है सर, आपका पॉइंट मैंने लिया, लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन आपको भी दे रही हूँ नागर साहब, काउंटर क्वेश्चन आपको भी दे रही हूँ। बहुत सारी बातें आपने सबके पक्ष में बोली, इनके लिए ये होना चाहिए, उनके लिए वो होना चाहिए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अब तक मैदान में उस तरह का कैंपेन करती हुई, लोगों के बीच पहुंचती हुई क्यों नहीं दिखाई दे रही है? सबके जहन में सवाल ये भी है। बहरहाल नुपुर रिस्पॉन्ड करिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर काश मलूक नागर जी ये सवाल उनसे पूछते जो इस चुनाव के अंदर
देखिए अब यही बात देखिए ये नागर जी रुक जाइए, आप बोल चुके हैं अपनी बारी में, ठीक है, नुपुर बोलेंगे अभी। काश नागर साहब ये सवाल उनसे पूछते जो चुनाव के अंदर जिन्ना सबको लिया है, फ्रीडम फाइटर बता दिया। मुझे जवाब तो देने दो, मुझे जवाब तो देने दो। नुपुर नागर साहब आपने जो सवाल पूछे ना उनका जवाब ले लूं पहले। नागर साहब आपने जो सवाल पूछे उनके जवाब ले लूं, रुक जाइए एक सेकंड प्लीज, नुपुर कंप्लीट करिए प्लीज। चुप कराइए, सवाल मुझसे है भाई साहब, रुक जाइए। ठीक है नागर साहब अगर ये सवाल अगर जिन्ना लाने वाले अखिलेश यादव से पूछते तो सही लगता, क्योंकि आखिरकार हिंदू मुसलमान करना शुरुआत किसने करी थी? अखिलेश यादव ने। और मैं दिखा दूं नाहिद हसन का शामली के अंदर ये साथी जिसने कहा जाट 24,000 है, हम 90,000 हैं, गड़बड़ करने में हमें 1 मिनट नहीं लगेगा। ये नफरत किसने पैदा करी हिंदू मुसलमानों की? नाहिद हसन और समाजवादी पार्टी ने। और पुष्पेंद्र जी मेरी आपसे बहुत दरख्वास्त है, आपने कहा कि कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, एनएचआरसी की रिपोर्ट है और एनएचआरसी की रिपोर्ट ने साफ किया है कि 400 हिंदू परिवारों का पलायन हुआ है, जिनको धमकी देके, जिनकी बहन बेटियों को छेड़छाड़ करके और ये कह के इनकी दुकान से कुछ नहीं खरीदा जाएगा, उनको वहां से भागने पे मजबूर कर दिया गया, उनके घर खरीद लिए गए, उनको बिकवा दिए गए। तो अगर आप कहना चाह रहे कि एनएचआरसी नाम की संस्था ही नहीं है भारत के अंदर और वो संवैधानिक संस्था है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो मैं माफी चाहती हूँ आपसे और डॉक्टर के डॉक्टर है, जरूर पढ़ लिख के आया करें, क्योंकि पलायन तो बकायदा हुआ है। लेकिन आज बहुत ज्यादा आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अभी कह दिया कि क्या नुपुर जी आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पर्सनल नहीं प्लीज, निजी टिप्पणी नहीं एक दूसरे पर, निजी टिप्पणी नहीं 435 लाख मेट्रिक टन का खाद्यान्न सरकारी खरीद में 80 लाख किसानों को फायदा पहुंचाया, 80,000 करोड़ का। तो अगर आप ये आंकड़े गिन रहे तो बता दीजिए 60% तो भैया गन्ना मूल्यांकन भुगतान तो बड़ा ही बड़ा है अखिलेश सरकार और हमारी तुलना में। तो आप कुछ भी आंकड़े ले आए, 60% नहीं अरे आंकड़े ऐसे थोड़ी बिजली न देने का जवाब नहीं, सरकारी जमीनों पर ठीक है नुपुर। हर्षवर्धन जी जवाब नहीं, आऊंगी पुष्पेंद्र जी आपके पास। हर्षवर्धन जी हमने सभी पक्षों की बात सुन ली, बीजेपी की बात सुनी, समाजवादी पार्टी की बात सुनी, बीएसपी की बात सुनी, हमने पुष्पेंद्र जी का भी वर्जन सुना, लेकिन मैं इस पर अब आपकी टिप्पणी चाहूंगी। कैराना की घटना होती है और उसके बाद चुनाव भी हो जाते हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी हो जाते हैं और अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव की दहलीज पर उत्तर प्रदेश खड़ा है। कैराना को लेकर इतने संशय और इतने वर्जन जो अभी भी हैं, क्या कैराना अभी भी एक प्रयोगशाला बना हुआ है इस चुनाव में भी, और इस चुनाव में भी वो केंद्र में होगा और असर डालेगा बाकी के इलेक्शन मूड पर? देखिए मीनाक्षी, ये है दुर्भाग्यपूर्ण कि अगर हम लोकतंत्र में देश के सबसे बड़े राज्य में ये चर्चा कर रहे हैं कि कुछ लोगों को अपना घर परिवार, अपनी जमीन, ये सब छोड़ना पड़ा और जाना पड़ा। लेकिन जब स्वर्गीय हुकुम सिंह ने ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था, तभी इस पर बहुत से सवाल खड़े हुए थे। कहा गया कि नहीं लिस्ट झूठी है, फिर कहा गया कि कुछ का सत्यापन नहीं हो पाया। लेकिन उसके बावजूद करीब 350 परिवारों की सूची थी और उसमें से ढेर सारे परिवार ऐसे हैं जो अब टीवी के कैमरे पर बाकायदा बाइट दे रहे हैं। उसमें से कई परिवार हैं जिनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ बाकायदा उस गली में जाते हैं जिस गली पर वो तस्वीरें आई थी। वो वीडियो हम सबके ध्यान में होगा, जिसमें एक लाइन से घरों पर लिखा हुआ था कि ये मकान बिकाऊ है। दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर। वो मुद्दा पूरी तरह से कानून व्यवस्था का था, लेकिन उस मुद्दे पर तत्कालीन मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस वक्त उसको उस तरह से नहीं देखा और दुर्भाग्य ये कि आज भी उसको बहुत असंवेदनशील तरीके से उस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं। आप कल्पना करके देखिए कि आप कहीं रह रहे हो और गुंडों की वजह से आपको घर छोड़ना पड़े। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर मुद्दा बनाएगी और इस बार भी कैराना और उसके इर्द गिर्द ये महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, अब 2 पॉइंट है सर, इन 2 पॉइंट्स पर जवाब दीजिएगा। पहली बात ये, अमित शाह जयंत चौधरी को लेकर एक सॉफ्ट स्टैंड दिखाते हैं जाटों के साथ, जाट नेताओं के साथ मुलाकात में, कहते हैं सही व्यक्ति हैं, गलत जगह चले गए, हम भी उन्हें चाहते थे। दूसरी बात, कैराना को लेकर ही जो एक तस्वीर, एक डिवीजन ऑफ थॉट्स अभी हमें इस डिबेट में दिखाई दे गया, मुझे यह बताइए कि कैराना जैसे मुद्दे पर या जयंत चौधरी जैसे मुद्दे पर अगर मन मुटाव आरएलडी और एसपी के बीच दिखाई देता है आगे बढ़ते हुए स्टेप्स में, तो कहीं ऐसा तो नहीं आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ जाएगी चुनाव में? देखिए मीनाक्षी जी, एक बात आप समझ कि मैं देख रहा हूं कि अमित शाह जी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि जयंत जी पहले आ जाएं, बाद में आ जाएं, देखिए घबराहट साफ है। ये अपनी जमीन खो चुके हैं, ये हर सरेंडर कर चुके हैं। आज अमित शाह जी सरेंडर कर चुके हैं और ये इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी की जमीन
पूरे उत्तर प्रदेश में खिसक गई है, क्योंकि वो समर्थन मांग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज उनका जो विधायक है, यानी उनके जो लोग हैं, वो जीत नहीं सकते, उनकी जमानत जब्त होने जा रही है। अभी आप देखिए, इनके डिप्टी सीएम अपने विधानसभा में गए थे, देखिए कितना वीडियो वायरल हुआ। इस पर नुपुर जी चर्चा नहीं करेंगी। इनके विधानसभा के लोगों ने, डिप्टी सीएम के विधानसभा के लोगों ने उनको दौड़ा लिया, किस कदर जलील किया। इनके तमाम विधायक मंत्री अलग अलग गांव में जाते हैं, लोग बात करना पसंद नहीं करते, उनको दौड़ा देते हैं, गांव में घुसने नहीं देते। सर, ऐसे आप दौड़ाने की वीडियोस की आप बात करेंगे तो फिर शलभ मणि त्रिपाठी जी ने भी आज एक वीडियो ऐसा पोस्ट किया है। अब ऐसे वीडियो भी आपकी तरफ से आएंगे, उनकी तरफ से आएंगे, तो फिर ये वीडियो वॉर तो कहीं पर खत्म नहीं होगा, वीडियो वॉर कहीं पर खत्म नहीं होगा। लेकिन जब आप ये बात कह रहे हैं कि वो हारने की स्थिति में है, सर, तो नेता भी तो आप उन्हीं की पार्टी से लेकर आ रहे हैं ना चुनाव लड़ने के लिए अपने पास, उन्हीं के लोगों को तोड़ के ला रहे हैं आप। बीते 5 साल जब आप ऑपोजिशन में थे तो आपकी क्या तैयारी थी, आपकी अपने खेमे की क्या तैयारी थी चुनाव के लिए? हम वही कह रहे हैं ना, इन्होंने पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, मजलूमों के साथ, किसानों के साथ, सबके साथ अत्याचार किया। आज वो कहीं ना कहीं ये सारे लोग समाजवादी पार्टी को अपना सुरक्षित स्थान मानते। तो समाजवादी पार्टी सबका संरक्षण करेगी, लोगों की मदद करेगी, उनके हकों की लड़ाई लड़ेगी। लोग बड़ी उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी। सर, लेकिन कैराना पर तो आपने कह दिया ना कि पलायन नहीं हुआ, तो वो लोग जिन्होंने पलायन किया वो भी तो ये सोच रहे होंगे ना उस समय की सरकार है, सरकार हमारी सुनेगी, कुछ करेगी हमारे लिए। वही तो सवाल डिबेट में उठा था। बहरहाल मेरे पास 2 वीडियो सवाल आए हैं, ठीक है, सवाल पब्लिक का है, जनता के सवाल शामिल कर रही हूँ, 2 वीडियोज आए हैं और इन सवालों को शामिल कर रही हूँ, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार जी, मेरा सवाल जयंत चौधरी जी से है कि आपके दादाजी प्रधानमंत्री, आपके पिताजी मंत्री, और अब आप क्या सोच के समाजवादी पार्टी के साथ गए हैं? आपका फ्यूचर नील है। मेरा नाम शुभेंदु है और मेरा सवाल ये है कि आज जयंत चौधरी और उनकी आरएलडी सपा के साथ है, लेकिन क्या ये उस समय को भूल गए जब इसी सपा ने जाटों के ऊपर डंडे बरसाए थे? देख लीजिए, जनता है, पब्लिक है, सब जानती है और अपने हिसाब से सवाल भी पूछती है। उनके सवाल भी हमने कार्यक्रम में यहाँ शामिल कर लिए। अजीज खान साहब, एक लाइन में रिस्पॉन्ड करिएगा, क्योंकि अभी पहले आप ही बोल रहे थे, लेकिन सवाल ऐसे हैं जो जयंत चौधरी को लेकर ही पूछे गए, तो आप एक लाइन में रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए मीनाक्षी जी, एक बात है, इसमें कोई बहुत बात करने की जरूरत नहीं है। आज बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी गन्ने की बात हो रही थी, क्यों नहीं गन्ने की बात की जा रही? 12.5 जयंत चौधरी पर सवाल पूछा गया, सरकारी मिलों का बकाया। अजीज खान जी, जयंत चौधरी पर सवाल पूछा गया, मिल के लोगों ने दे दिया। जयंत चौधरी पर सवाल पूछा गया, अगर अखिलेश यादव सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहते हैं चुनाव नतीजों के बाद, तो कहीं ऐसा ना हो आपका साथ छोड़कर निकल लें। नफरत का जहर, आज धार्मिक उन्माद पैदा करने का जो प्रयास, सर, ऐसा ना हो कि साथ छोड़कर निकल लें, ये पूछ रही हूँ। बहुत खेल तमाशा हो गया आपका, बहुत खेल तमाशा हो गया। ठीक है, जवाब नहीं है, रोजगार की बात करिए, मीनाक्षी जी, महंगाई की बात कीजिए, कृष्णवीर जी, ठीक है, कृष्णवीर चौधरी जी, एक सेकंड, नुपुर आ जाइए। कृष्णवीर चौधरी जी, अभी तक की परिस्थितियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश को क्या लग रहा है, किसके पक्ष में जाती हुई लहर दिखाई दे रही है? वो तो बीजेपी बताएंगे। देखिए, किसान जो है शांति चाहता है और इनके गुंडागर्दी का, इनका अपराध का 200 दंगे इनके ऑन रिकॉर्ड हैं 5 साल के शासन में। कोई किसान नहीं चाहता दंगाओं को पालने वाला और गुंडों को पालने वाला, अपराधियों को पालने वाली सरकार को कोई किसान नहीं चाहता, सब शांति चाहता। ज्यादा मत बोलिए, बीच में चुप रहिए। किसान को बदनाम क्यों कर रहे हैं आप? चुप रहिए आप बीच में, मैंने बात नहीं की, मैंने बोलता नहीं हूं मैं किसी के बारे में भी, मैं नहीं बोल रहा आपसे, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ। अपराधियों को, गुंडों को पालने वाली समाजवादी पार्टी सरकार है, किसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे किसान ने 4-4 घंटे बिजली नहीं आई, रात को किसान जाता था और लूटता था, मोटरों की ट्यूबवेलें खुलती थी, भैंसा कटता था। अरे किसानों के साथ इतने अत्याचार हो चुके, बोलने लायक नहीं है किसान ने। अरे तुम्हारे चक्कर में फंस के जयंत भी बर्बाद हो गया, तुम्हारी वजह से मर रहा है। अगर अकेले जयंत लड़ता तो आज बहुत अच्छे तरीके से सम्मान के साथ लड़ता। खान साहब प्लीज, ये तरीका नहीं है सर बात करने का, प्लीज खान साहब, आप अपनी बारी में बोल चुके हैं ना, दूसरे व्यक्ति हम बैठे हैं वो इंतजार कर रहे हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। प्लीज सर, प्लीज खान साहब प्लीज। मीनाक्षी जी, चौधरी साहब अपनी बात पूरी करिए। मीनाक्षी जी, आपका चैनल बहुत रेपुटेड चैनल है, ये किस तरह की बहस हो रही है? सर मैं रोक रही हूँ ना बीच में, एक सेकंड। चौधरी साहब अपनी बात पूरी करिए। खान साहब प्लीज रुकिए, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। आप किसी दूसरे व्यक्ति की इंटेग्रिटी पे सवाल खड़े कर रहे हैं, बहुत सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे। किसानों को शांति,
किसानों आप के उनके ऊपर भाव- सवाल खड़े कर रहे हैं, फिर नाहिद हसन का नाम लेकर आएंगे तो आपसे जवाब देते नहीं बनेगा उस टाइम अरे- पर। प्लीज रुकिए, अभी बोलिए चौधरी साहब। अरे जो वीडियो वायरल हो रहे हैं नाहिद हसन पर, वो शर्मनाक है, वो प्रदेश के हित में नहीं है, वो देश के हित में नहीं है। शर्मानी चाहिए इस तरीके के लोगों को आप पालते हैं। ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट है, अपने गिरेवान में झांक के देखिए कि समाजवादी पार्टी ने करा क्या। पश्चिमी यूपी ऐसे में उम्मीदवार किसके बताएं। पक्ष में लहर जाते हुए देख रहे हैं? यही सब है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है, मीनाक्षी जी, मैं 5 मुद्दा सेकंड ये आ रही हूं, ऊपर आ रही हूं, है आपके कि पास आऊं प्रदेश को तो विकास प्लीज। के लिए और शांति के लिए सरकार चाहिए। गुंडागर्दी करवाने वाली, दंगे करवाने वाली सरकार कोई नहीं चाहता। ना गुर्जर चाहते, ना जाट चाहते, ना त्यागी चाहते, ना ब्राह्मण चाहते, कोई नहीं चाहता है। इसीलिए मैंने कहा कि जयंत तो इनके गलत उसमें फंस गया और जयंत तो इनके चक्कर में आके बर्बाद और हो जाएगा। ठीक है, नुपुर शर्मा, जयंत चौधरी आज ये कह रहे हैं कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो मैं पलट जाऊं। मीनाक्षी ये जी, उनका स्टेटमेंट था। नुपुर शर्मा, ये स्टेटमेंट था जयंत चौधरी का, तो क्या बीजेपी इस प्रयास में है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच एक मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाए और इस कंफ्यूजन का फायदा उठाया जाए? मीनाक्षी जी, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ कि मनमुटाव आरएलडी के नेताओं में और रैंक्स में चल नहीं रहा? डॉक्टर खान जिसको हमारी घबराहट बता रहे हैं, जरा सिविल खास की कंस्टिट्यूएंसी में चल क्या रहा है विधानसभा में, इतना तो जान ले। जहां पे आरएलडी जो भागपत लोकसभा, देखिए ये तरीका नहीं है। और मैं इतना बता दूं मीनाक्षी जी, जनता के सवाल का जवाब ना देना और एक जाट समुदाय के किसान नेता के ऊपर ऐसे बुरी तरह चिल्लाना, इंटेग्रिटी की बात आई तो जो चुरा के ले जाते हैं उनकी क्या इंटेग्रिटी रहेगी, क्या उनका वजूद रहेगा? इतना मैं बता दूं इनको, देखिए इनको माफी चाहती हूँ। अजीज साहब, देखिए आप अपनी बारी में बोल चुके हैं ना सर, प्लीज बाकियों को बोलने दीजिए, फिर समय बर्बाद होता है। घर बैठा दर्शक भी समझ रहा है कि क्या कर रहे हैं आप। प्लीज देखिए, प्लीज सर रुकिए ना, सुन रहे हैं ना उनकी बात। नेताओं ने, जनता अपने आप तय कर लेगी, जनता पे भरोसा रखिए, बहुत समझदार है जनता, उनको पता है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। सार्वजनिक तरीके से मीनाक्षी जी, सपाई नेताओं ने सार्वजनिक तरीके से धमकी देनी वैसे ही शुरू कर दी है कि जब हम आ जाएंगे तो देख लेना क्या होगा। शामली में तुम 24,000 जाट हो, हम 90,000 है, 1 मिनट लगेगा गड़बड़ करने में। तो ये अपने गुंडागर्दी टीवी पे ना दिखाएं, हम लोग नहीं डरने वाले यहाँ पे। हम अपने भाई बहनों के साथ, अपने समुदाय के लोगों के साथ खड़े हैं, इनकी गुंडाई नहीं चलेगी। ये चाहे जनता जनार्दन को धमकाएं, यहाँ पे बैठे किसान नेताओं के साथ उल फजूल बातें करें, ये जो जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, इससे साफ जाहिर होता है इनके जहन में सिर्फ गुंडाई है। मैं पूछना चाह रही हूँ, सिविल खास तो बागपत के अंदर आता है ना, आपने तो अपना नेता गुलाम या गुलाब मोहम्मद, उसको उतार दिया। अब जो 2 जाट नेता आपस में लड़ भिड़ रहे हैं सिविल खास के अंदर आरएलडी का, उनका क्या होगा? ये घबराहट नहीं है आपकी आरएलडी में। अजीज खान साहब चले हैं, कृपया करके मुजफ्फरनगर की उन 6 से 5 आरएलडी की गोद में आई थी, उनमें से 4 समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतरे हैं। आपको लगता है आरएलडी के नेताओं को इससे क्या ठेस नहीं पहुंची होगी? ठीक है, कि आपका सिंबल आरएलडी का है लेकिन नेता आपका। बोलिए अजीज खान। देखिए मीनाक्षी जी, ये इनकी घबराहट साफ दिख रही है। दूसरे पार्टी के बारे में कितने चिंतित है। ये आरएलडी के लिए भी बहुत चिंतित है, ये समाजवादी के लिए बहुत चिंतित है। आपकी चिंता जाहिर है, हमारी चिंता मत करिए, अपनी चिंता करिए। और 10 मार्च का इंतजार करिए, इनकलाब होने जा रहा है और किसान इनकलाब लाएगा। चलिए, इनकलाब की बात आप कर रहे हैं, लेकिन समय मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनता सब कुछ जानती है, जनता सब कुछ समझती है, सबके दावे सुन लिए और वादे भी सुन लिए, लेकिन जमीन पर क्या होगा, पहले फेज की वोटिंग से कुछ मोमेंटम भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन पश्चिमी यूपी चुनौती बनी हुई है बीजेपी के लिए भी और एसपी आरएलडी के गठबंधन के लिए भी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वक्त एक ब्रेक का, खबरें आगे भी जारी रहेंगी।